हेलो एवरीवन। तो आइए आज के इस जजमेंट में यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या ना गवर्नमेंट रेगुलेशन ओवरराइड एन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया है, फिर बाद में सरकार का एक रेगुलेशन आता है, तो क्या ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन उस एक्ट को पास कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे देखता है, सुप्रीम कोर्ट क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इसके लिए पहले हमको यहाँ पे हायरार्की समझना होगा। हायरार्की में सबसे ऊपर यहाँ पे आपका आएगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पार्लियामेंट है या फिर आपका स्टेट असेंबली है, वो यहाँ पे किसी कानून को पास करते हैं। जब वो कानून पास करते हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद फिर आपके नोटिफाई होते हैं। अब यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हायर लॉ होता है वो हमेशा लोअर लॉ को जो है वो कंट्रोल करता है। अब कोई भी रेगुलेशन है, रेगुलेशन कब बनता है? रेगुलेशन आपका हमेशा किसी एक एक्ट के तहत ही बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका रेगुलेशन है, जब वो एक्ट के तहत बन रहा है, तो रेगुलेशन आपका जो है किसी भी एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। सो अ रेगुलेशन कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन एन एक्ट अंडर विच इट इज़ मेड। तो बेसिकली सारा टॉपिक इसी के इर्द-गिर्द यहाँ पर आज ये डिस्कशन होने वाला है। यही प्रिंसिपल यहाँ पे हेल्ड किया गया है। अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इमेजिन करो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में कई सारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में किताब है। वो किताब है यहाँ पे रेगुलेशन की किताब है और उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पे जो सीनियर एम्प्लॉय हैं उनको उस जॉब से फायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता यहाँ पे ये है कि कंपनी के जो जो रेगुलेशन है, जो बुक है, उसमें कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ उसमें मेन लॉज़ है उसको चेंज कर दिया जाता है। और कौन चेंज कर रहा है? जो कंपनी का मालिक है, उसने कुछ कानून यहाँ पे बदले। अब यहाँ पे उनका ये कहना है कि भैया देखो, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे अब किसी भी सीनियर एम्प्लॉय को यहाँ पे वो जॉब से फायर कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, भाई जो एम्प्लॉय हैं, क्या वो अभी भी पुरानी हैंडबुक पे रिलाई करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात आपके मन में आएगा कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का मालिक है उसने मेन कानून को बदल दिया है, तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पुरानी हैंडबुक पे रिलाई नहीं करेंगे। क्योंकि उनके हाथ में जो रेगुलेशन वाली किताब है, दैट रेगुलेशन बुक कैन नॉट ओवरराइड द मेन लॉ, जो यहाँ पे कंपनी के मालिक ने बदला है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। सो केस का नाम है राजेश शर्मा वर्सेस नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर्स। तो इस केस में यहाँ पे जो राजेश शर्मा साहब हैं, ये क्या हैं? ये हैं आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। एक भ्रष्टाचार का मामला था, करप्शन का केस था, जिसमें राजेश शर्मा साहब जो है ये कन्विक्टेड पाए गए, इसमें इनका कन्विक्शन हो गया। फिर कमिश्नर साहब ने क्या किया, इनको इनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया। फिर राजेश शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि भैया 1959 का जो रेगुलेशन है, इसके हिसाब से मैं एक ग्रुप ए ऑफिसर हूँ और इसके हिसाब से मुझे डिसमिस करने के लिए सिर्फ कॉरपोरेशन ही यहाँ पे मुझको डिसमिस कर सकती है। कमिश्नर साहब के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है मुझको डिसमिस करने की। अब भाई यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग-अलग लीगल प्रोविज़न देखने को मिल रहा है। पहला यहाँ पे आपका 1959 का जो ओल्ड लीगल प्रोविज़न है, ये यहाँ पे क्या कहता है कि भैया आपका जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन ही आपका यहाँ पे जो है वो एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरह है। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेशन ही यहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर राजेश शर्मा साहब को यहाँ पे ये डिसमिस कर सकता है। पार्लियामेंट ने बाद में क्या किया? पार्लियामेंट हैज़ अमेंडेड दी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1993। अब यहाँ पे ये एक्ट ये कहता है कि कमिश्नर कमिश्नर इज इक्वल टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, की कमिश्नर चाहे तो यहाँ पे वो भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है, आप इसको सीक्वेंस से समझते जाना। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि जो एक तरफ पेरेंट एक्ट है वो यहाँ पे कुछ और कह रहा है और पार्लियामेंट ने बाद में जो अमेंडमेंट किया यहाँ पे वो यहाँ पे कुछ और कह रहा है। तो कौन सही है और कौन इसमें जीतेगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, विच वन विंस, द ओल्ड रेगुलेशन और द अमेंडमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसको आंसर किया कि भाई जो अमेंडमेंट एक्ट है वो यहाँ पे जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्ट जो होता है, एक्ट हमेशा रेगुलेशन से सुपीरियर होता है। अब यहाँ पे पहले एक प्रिंसिपल है, आप उसको समझो, बहुत ध्यान से सुनते जाना। कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है, जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन इज ऑलवेज अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, और जो भी आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है उसको पावर कहाँ से मिलती है? उसको पावर मिलती है एक्ट से।
तो इसलिए अगर पार्लियामेंट कभी भविष्य में यहाँ पे कुछ एक्ट को यहाँ पे चेंज करती है, इफ पार्लियामेंट चेंजेस द एक्ट, तो जो यहाँ पे रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन उस चेंज को, उस बदलाव को नहीं रोक सकता है। इसको आप यहाँ पे इस तरह समझने की कोशिश करो कि पेरेंट्स, एक पेरेंट है, मतलब यहाँ पे फादर है, ठीक है। अब यहाँ जो पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट जगह यहाँ पे आप फादर इमेजिन कर लो, और जो आपका रेगुलेशन है, रेगुलेशन को आप यहाँ पे उस फादर का चाइल्ड समझ लो। अब ये बताओ, क्या ये बच्चा अपने फादर को ओवरराइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आपका चाइल्ड है, जो रेगुलेशन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फादर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से रेगुलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट अलाउ कर रहा है, तभी आपका रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक्ट नहीं होगा तो रेगुलेशन भी नहीं होगा। और ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे सुप्रीम पावर होता है रिगार्डिंग लॉ मेकिंग, ठीक है। वो कुछ भी लॉ बना सकते हैं, उनके पास लॉ मेकिंग का सुप्रीम पावर होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा, इवन इफ रेगुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि अगर कोई रेगुलेशन यहाँ पे पहले से भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द पेरेंट एक्ट, कभी भी कर सकती है, ठीक है। रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट जब चाहे तब यहाँ पे उस पेरेंट एक्ट का संशोधन कर सकती है। तो दुनिया में ऐसा कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है जो भारत में किसी एक्ट को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करे या रोके। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप ये समझो कि आप एक क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे क्लास टीचर ने आपसे ये कहा कि हम कोई भी टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो करेंगे जो कि इशू किया गया है। तो इसका मतलब ये होगा, क्या यहाँ पे जो लास्ट ईयर टाइम टेबल इशू किया गया, क्या हम उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कहने का मेरा मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई टाइम टेबल इन फ्यूचर इशू होता है तो उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे कहा गया कि जो भी टाइम टेबल इशू है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम 2 साल पहले का टाइम टेबल फॉलो करने लग जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इन फ्यूचर अगर कोई टाइम टेबल इशू होता है तो वो हम इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ये इस लॉ में भी है कि रेगुलेशन को लेकर के अगर यहाँ पे इन फ्यूचर कुछ पार्लियामेंट उसको अमेंड करता है तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, लॉ में क्या है ना कि जो भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है। तो स्टैट्यूट में जितने भी शब्द होते हैं, हर शब्द का एक मीनिंग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक वर्ड यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट्स क्या करती है ना, कोर्ट्स चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट करती हैं। तो फाइनल डिसीजन यहाँ पे क्या हुआ, 1993 में जब यहाँ पर आपका अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद जो है आपके कमिश्नर है यहाँ पे आपकी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो यहाँ पे बन जाते हैं। अब कमिश्नर के पास यहाँ पे पूरा फुल लीगल पावर है कि वो यहाँ पे राजेश शर्मा को यहाँ पे वो डिसमिस कर दें। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो ये डिसमिसल है इसको हम यहाँ पे वैलिड मानेंगे। अब ये जो जजमेंट है यहाँ पे कई सारी लीगल डॉक्ट्रिन है जिनको यहाँ पे ये रीइंफोर्स कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें यहाँ पे ये क्या कहता है कि भाई देखो, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब यहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट हैं टू दी पेरेंट एक्ट। अगर कोई ऐसा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पर आपका जो एक्ट है वो यहाँ पे आपका वो प्रिवेल करने वाला है। और ये भी जानो कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे पेरेंट लॉ उसको कभी भी यहाँ पे अमेंड कर सकता है, बदल सकता है। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है वो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो है यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर को वो रोक नहीं सकते, वो लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, कोर्ट यहाँ पे पहले जो है आपका जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है और जो रेगुलेशन है उनको दोनों को यहाँ पे पहले कोर्ट पढ़ती है। लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे जो एक्ट होता है वो यहाँ पे आपका प्रिवेल करेगा। तो वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक लाइन में पूरे इनका जो जजमेंट है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्ट है विच इज मेड बाय पार्लियामेंट वो क्या होगा, दैट विल बी सुपीरियर टू एनी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर इट, ठीक है। अगर पार्लियामेंट यहाँ पे किसी भी एक्ट को अमेंड करती है तो वो जो अमेंड किया गया है वो यहाँ पे आपका प्रिवेल करने वाला है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको बहुत ही ईजी समझ में आ गई हूँ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।